जय हिंद दोस्तों। चौथी शताब्दी से छठवीं शताब्दी तक भारत में गुप्त वंश साम्राज्य के अंत के बाद भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी और इसके बाद ही एक नए राजवंश का उदय हमें उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, जिसे वर्धन तथा हर्ष के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने छठवीं और सातवीं शताब्दी के दौरान पूरे उत्तरी भारत पे शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन के समय यह साम्राज्य अपने चरम पे पहुँच चुका था और इनका साम्राज्य उत्तरी और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से पे फैल चुका था। पूर्व में कामरूप से तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैल चुका था और हर्षवर्धन ही वो अंतिम महान शासक रहा जिसने उत्तरी भारत में अधिकांश हिस्से पे अपना साम्राज्य बनाया। मगर 647 ईस्वी में हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कोई भी अन्य शासक साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया और सातवीं शताब्दी के अंत आते आते फिर से एक बार भारत के छोटे छोटे राज्यों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया और फिर से हमें भारत में एक बार राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जिसमें कि सभी राज्यों के राजा आपस में ही साम्राज्य विस्तार और पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ते रहे, जिस कारण 7वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक भारत में हमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलता है जो कि पूरे भारत पर नियंत्रण रख सके, जिस कारण हमें भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र से अनेकों विदेशी हमले देखने को मिलते हैं, जिनमें कि भारत को पराजय या फिर कई सारे संधि स्वीकारनी पड़ी। जिनमें सबसे पहले हमें मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि 712 ईस्वी में सिंध प्रदेश के राजा दाहिर को युद्ध में हराकर सिंध प्रदेश का शासक बन गया और इसके बाद 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार हमले किए, जिसमें उसने काबुल, दिल्ली, कनौज, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा और तिरुपति, बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में हमला कर पूरी तरह से लूटपाट मचा दी। और उसका मेन मोटिव था अपने इस्लाम धर्म को फैलाना, जिसके कारण उसने भारत में जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। और तो और 1027 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे हमला कर वहाँ के सारे संपत्ति को लूट के ले गया। और फिर 1191 से 1192 ईस्वी जब मोहम्मद गोरी ने लगातार 17 बार हमले किए, जहां उसे पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर और दिल्ली के शासक थे, जिनके साथ तारायन का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने लगातार 16 बार विजय प्राप्त कर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। मगर 17वीं बार लड़ी गई युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के गुट के ही जयचंद धोखेबाज निकला और इसी हार के बाद बाहरी शक्तियों के लिए भारत के लिए पूरी तरह से दरवाजा खुल गया और मुल्तान, सिंध जैसे राज्यों के साथ मोहम्मद गौरी दिल्ली के सल्तनत पे बैठ गया। और फिर इसके महज 30 वर्ष बाद ही सन 1320 ईस्वी में तुर्की से आए मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही कम समय के अंदर भारत में अपना एक विशाल साम्राज्य विस्तार कर लिया। और भारत के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा दौर था जब भारत में राजनीतिक एकीकरण आ ही रहा था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, जिसने कि पश्चिम एशिया से मध्य एशिया तक तैमूर लंग की स्थापना की थी, जिसने सन 1398 ईस्वी में भारत पर हमला करते हुए कहता है, तैमूर ने सबसे पहले कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां उसने तमाम पुरुषों और बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया और फिर स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया और फिर वहीं उसने डेरा डाली। और फिर राजपूतों ने भी उनसे कई युद्ध लड़े, मगर अंततः राजपूत हार गए। और तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है, और फिर उसने नगर सरस्वती पे आक्रमण किया और वहां पर भी वो सभी को मारकर सारा संपत्ति लूट लिया और अब उसका अगला निशाना दिल्ली था, जो कि उस समय तुगलक वंश की राजधानी हुआ करती थी। और दिल्ली के पास में ही लोनी नगर था, जहां पर उसने सभी को बंदी बनाकर कैद कर लिया था। और फिर जब यमुना पार कर दिल्ली पे आक्रमण करने की तैयारी चल ही रही थी, तैमूर ने आदेश दिया मुस्लिमों को छोड़कर सभी काफिरों को मौत के घाट उतार दिया जाए। और फिर तैमूर तुगलक बादशाह नसरुद्दीन महमूद को युद्ध में हराकर दिल्ली में प्रवेश करता है और यहीं से हमें भारत में तुगलक वंश का पतन होते हुए दिखता है। और अब तैमूर दिल्ली में प्रवेश कर अपने सैनिकों को आदेश देता है सभी हिंदुओं को मारकर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और कहा यह भी जाता है उसने तकरीबन एक ही समय में तकरीबन 1 लाख हिंदुओं को मारा था। और यह दौर भारत के इतिहास का एक संघर्षपूर्ण दौर रहा, जो कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से एक अंधेरापूर्ण समय देखने को मिलता है। और फिर तैमूर अपने घर तुर्क लौटने के बाद सन 1404 ईस्वी में जब वो चीन पर आक्रमण करने का योजना बना ही रहा था, तो कहा जाता है कि साधारण जुकाम के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और यह समय आते आते दिल्ली सल्तनत काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और तैमूर के हमले के बाद तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद को
अपना राजधानी दिल्ली छोड़ भागना पड़ा और इस क्राइसिस के चलते भारत में कई ऑटोनोमस गवर्नर और लीडर अपनी इंडिपेंडेंट राज्य घोषित करने लगे। इनमें डेक्कन के अलावा ईस्ट में बंगाल और वेस्ट में सिंध और मुल्तान दिल्ली सल्तनत से सबसे पहले अलग हुए और जल्द ही जौनपुर, मालवा, गुजरात के गवर्नर्स ने भी अपने अपने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिए और अजमेर में मुस्लिम गवर्नर के हटने के बाद कई राजपूताना स्टेट ने भी अपना अपना इंडिपेंडेंस पे जोर देना शुरू कर दिया और इसके बाद डिफरेंट रीजन के बीच एक बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज होने लगता है। वेस्ट में गुजरात, मालवा और मेवाड़ ने एक दूसरे के पावर ग्रोथ में सहायता किए, तो वहीं ईस्ट में बंगाल को उड़ीसा के गजपति रूलर्स ने और जौनपुर ने बैलेंस किया। और इस वक्त तैमूर के हमले के बाद 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली में सैयद डायनेस्टी का राज रहा, जो कि कंपैरेटिवली वीकर थे। और वहीं दूसरी तरफ अफगान में कई अफगानी लीडर्स ने भी खुद को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया था और जो कि इनमें सबसे इम्पोर्टेंट सरदार बहलोल लोदी रहा, जिन्हें की सिर हिंद का एकता यानी कि एक तरह का लैंड रेवेन्यू दिया गया था। और इन्होंने ही आगे चलकर सन 1451 ईस्वी में दिल्ली पर हमला कर भारत में लोदी डायनेस्टी की नींव रखी और इसके बाद गंगा और यमुना वैली पर अपना शासन स्थापित करने के लिए लोदी और जौनपुर के रूलर्स के बीच एक लंबी लड़ाई चली और फिर 15th सेंचुरी के अंत होते होते लोदीज ने जौनपुर को हराकर जौनपुर में अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद हमें नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं और अब लोदीज ने जौनपुर को जीतने के बाद ईस्टर्न मालवा और गुजरात में भी अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया और इसी दौरान इंटरनल फैक्टर्स के कारण मालवा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और अब मालवा के कमजोर होते ही गुजरात, मेवाड़ और लोदीज के बीच इसके कंट्रोल को लेकर काफी ज्यादा राइवलरी बढ़ गई और अब ऐसा लग रहा था कि मालवा को डोमिनेट करने वाला ही नॉर्थ इंडिया का मास्टर बनेगा। और अब 1525 ईस्वी में हमें इंडिया में दो डोमिनेंट पावर देखने को मिलते हैं, यानी कि इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली और राणा सांगा ऑफ मेवाड़। इन दोनों के बीच पावर को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चली और फिर से हमें यहीं से पॉलिटिकल सिचुएशन में हमें रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस समय तक उत्तरी पश्चिमी भारत की तरफ कमजोर राजनीतिक और पूरे भारतवर्ष में आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमें सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में देखने को मिल रही थी और यही वो समय था जब बाबर भारत आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आदि नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। तो दोस्तों, 15th सेंचुरी में हमें वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के पतन के बाद तैमूर ने ईरान और तुरान को एक सिंगल रूल में यूनाइट किया। उस वक्त तैमूर का एम्पायर लोअर वोल्गा से लेकर इंडस रिवर तक फैला था, जिसमें कि एशिया माइनर यानी कि मॉडर्न तुर्की, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। और फिर 1405 ईस्वी में तैमूर के डेथ के बाद उसके ग्रैंड सन शाहरुख मिर्जा ने सन 1448 ईस्वी तक तैमूर के राजपाट को चलाने में सफल रहा। लेकिन 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में तिमुरिड्स की पावर रैपिडली डिक्लाइन होने लगी, जिसका कि एक मेन कारण था तिमुरिड ट्रेडिशन, जिसके तहत एम्पायर को आपस में ही पार्टीशन कर दिया जाता था और यह डिवाइडेड राज्य आपस में ही लड़ती और उलझती रहती थी। और इसी बीच दो नए शासक को अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसमें पहले नॉर्थ के उज्बेक्स, जो कि एक टर्को मंगोल ट्राइब थे और यह एक सुन्नी सेक्ट के थे, तो वहीं दूसरी तरफ सफाविद्स, जिनका राइज वेस्ट में देखने को मिलता है और वह एक शिया सेक्ट के थे। और दोस्तों, इन दोनों में सेक्टेरियन लड़ाई होना तो लाजमी ही था। तो वहीं एक तरफ तीसरी पावर ईरान के वेस्ट में उभर के आई और ये थे ऑटोनमस तुर्कीज। और इस तरह दोस्तों 16th सेंचुरी में एशिया में तीन माइटी एम्पायर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो चुका था। तो एक तरफ बाबर ने भी महज 14 साल की उम्र में फरगाना राज्य जीत लिया, जो कि ट्रांसऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट था। और इस तरह उज्बेक्स की शक्ति से बेखबर तिमुरिड प्रिंसिपल आपस में ही लड़ते रहे और फिर बाबर ने अपने अंकल शकरकंद को कॉन्कर करना चाहा, जिसमें उसकी 2 बार जीत भी हुई, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरी लड़ाई में उज्बेक चीफ सैवानी खान ने बाबर को डिफीट कर समरकंद अपने कब्जे में ले लिया और जल्द ही उज्बेक चीफ सैवानी खान ने
बाकी बचे त्रिमुर्स प्रिंसिपल को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिस कारण बाबर को अब फोर्सफुली काबुल की तरफ भागना पड़ा। और फिर जिसको बाबर ने 1504 ईस्वी में कॉन्कर किया। और फिर 14 साल तक बाबर ने अपने होमलैंड समरकंद को जीतने का इंतजार किया। और उस वक्त हेरात में रूल कर रहे अंकल से बाबर ने हेल्प मांगी, लेकिन अंकल ने हेल्प देने से मना कर दिया। और फिर बाद में हेरात में उज्बेक चीफ सैवानी खान ने अपना कब्जा कर लिया। और अब इस बीच उज्बेक्स और सफाविद्स में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि दोनों ही हेरात पर रूल करना चाहते थे। और फिर बाद में इन दोनों के बीच मर्व में एक युद्ध होता है, जिसमें कि सफाविद्स रूलर शाह इस्माइल ने उज्बेक्स रूलर को डिफीट कर दिया। और फिर सफाविद्स ने बाबर को समरकंद का रूलर बना दिया, लेकिन बाबर को इंडिपेंडेंट ना मानकर एक तरह का गवर्नर की तरह ट्रीट किए। और अब बाबर का कंट्रोल फिर से समरकंद में कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उज्बेक्स ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया और बाबर को फिर से डिफीट कर दिया। और इसके साथ ऑटोमन सुल्तान ने 1514 ईस्वी में सफाविद्स डायनेस्टी को डिफीट कर उन्हें कमजोर कर दिया और समरकंद पर उज्बेक्स को रूल करने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि उज्बेक्स का कंट्रोल समरकंद में और भी ज्यादा मजबूत हो गया, जो कि बाबर के लिए एक मैसिव चैलेंज था। और इन ऑटोनमस और उज्बेक्स के कारण बाबर का सेंट्रल एशिया जीतने का सपना महज एक सपना ही रह गया और उसे मजबूरन इंडिया की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। और यही वो समय था जब बाबर इंडिया की तरफ बढ़ता है और उस पर कब्जा करता है। तो दोस्तों, भारत को एंशिएंट टाइम से ही कई विदेशी आक्रमण झेलने को पड़े हैं, जिनका कि मेन कारण इंडिया की वेल्थ रहा। और सिमिलरली बाबर को भी इंडिया का वेल्थ ने ही अट्रैक्ट किया, कि इंडिया गोल्ड और मिनरल्स का लैंड था। और इससे पहले बाबर के ही एंसेस्टर तैमूर ने न सिर्फ इंडिया के ट्रेजर को लूटा था, बल्कि पंजाब के कुछ एरिया को भी अपने अधिकार में ले लिया था। और यह एरिया तैमूर के वंशज के पास कई जनरेशन तक रहे। और जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया, तब उसे लगा यह तो उसका लेजिटिमेट राइट है, मगर काबुल से उसको कुछ खास इनकम नहीं होती थी। तो वहीं पंजाब रिच था और यह कब्जा करने का एक अहम कारण भी था। हिस्टोरियन अबुल फजल बताते हैं कि बाबर ने बदख्शान, गांधार और काबुल पर शासन किया, पर आर्मी के रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं थी। और इसी के साथ साथ उज्बेक्स और ऑटोमन सुल्तान के कारण बाबर इस वक्त इंडिया के तरफ देख रहा था। और यह समय उत्तरी पश्चिम भारत में बाबर की एंट्री के लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा सुटेबल थी, बिकॉज ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड वीकर लोधी डायनेस्टी। और फिर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई, जिसको कि इब्राहिम लोधी ने ही सक्सीड किया। और इस तरफ पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी एक पावरफुल चीफ था, जो कि भीरा के फ्रंट ईस्ट ट्रैक्स को एनेक्स करके अपनी पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। और फिर 1589 ईस्वी में बाबर ने भीरा के फोर्ट पे कब्जा कर लिया। और उसी समय बाबर ने इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी को मैसेज भी भेजे और लेटर लिखकर मांग की कि तुर्क को बिलोंग करने वाला एरिया को सीड किया जाए। मगर बाबर के कंट्रोल में ही लाहौर को दौलत खान ने कब्जा कर लिया और मिलने से भी इनकार कर दिया। और फिर बाबर जब काबुल वापस गया, तो फिर दौलत खान ने बाबर के वीरा फोर्ट पे कब्जा कर उनके एजेंट को हटा दिया। और फिर 1521 ईस्वी में बाबर ने सिंधु नदी को पार कर भीरा और सिंगल फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और इन दोनों फोर्ट को आज इंडिया का ट्विन गेटवे कहा जाता है। और फिर उसके बाद बाबर ने लाहौर को भी अपने अधिकार में ले लिया। मगर गांधार में एक रिवोल्ट छिड़ जाने के बाद बाबर को फिर से वापस लौटना पड़ा। और रिवोल्ट खत्म होने के 1 साल बाद बाबर का ध्यान फिर से इंडिया की तरफ आया। और यही वो समय था जब दौलत खान लोधी ने अपने बेटे दिलावर खां के साथ एक एम्बेसी बनाई। और यह एम्बेसी और कुछ नहीं, बाबर के लिए इंडियन इन्वेजन का न्योता था। और इसमें दौलत खां का आर्गुमेंट यह था कि इब्राहिम लोधी एक क्रूर तानाशाह है और उसके नोबल्स भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिस कारण बाबर के लिए यह बैटल आसान हो गया। और इस बात पर बाबर अब कन्विंस था, जो कम से कम पूरे पंजाब पे अधिकार करे, पूरे इंडिया पे ना भी कर पाए तो। और अब 1525 ईस्वी में जब बाबर पेशावर में था, दौलत खान ने फिर से साइट बदल के 30 से 40 हजार आर्मी के साथ सियाल फोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया और फिर लाहौर के तरफ बढ़ने लगा। और फिर बाबर के अप्रोच करते ही उसने सरेंडर कर दिया। और इस तरह इंडस नदी क्रॉस करने के महज 3 हफ्तों में ही बाबर पंजाब का मास्टर बन गया। और इसके बाद ही होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि भारत के इतिहास में पॉलिटिकल गेम चेंजर इवेंट में गिना जाता है। तो जानते हैं दोस्तों, अब बाबर का आखिरी लड़ाई भारत पे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए बैटल ऑफ पानीपत।
तो पंजाब कॉन्क्वेस्ट करने के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसका इब्राहिम लोदी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय था। 1 लाख मेंस आर्मी और 1000 हाथियों के साथ इब्राहिम लोदी बाबर के आर्मी के साथ आमना सामना पानीपत में होता है और फिर 20 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट होता है। और दूसरी तरफ बाबर के पास 12,000 मेंस आर्मी थी और कहा जाता है कि बाबर की आर्मी काफी ज्यादा इंफीरियर थी। और इस वक्त तक गन पाउडर की जानकारी भारत में पहले से तो थी, मगर तोप में उसका इस्तेमाल बाबर के आने के बाद से ही कॉमन हुआ। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी ने भी कड़ा प्रहार किया, मगर अल्टीमेटली इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इसके बाद ही लोदी डायनेस्टी को भारत से खत्म किया और अब दिल्ली से आगरा एरिया तक बाबर का कंट्रोल आ चुका था। और जो भी इब्राहिम लोदी के खजाने थे उससे बाबर को फाइनेंशियली क्राइसिस से बाहर निकाला, जो कि वो पिछले कई सालों से फेस कर रहा था। तो दोस्तों, इस वक्त भी बाबर की समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसका ईस्टर्न भारत पे कॉन्क्वेस्ट राणा सांगा और अफगान के रहते कभी पूरा नहीं हो सकता। इस हिसाब से उसके सामने 2 बड़े बैटल और थे, एक तो राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के अगेंस्ट और दूसरा ईस्टर्न अफगान के खिलाफ। और फिर 1527 ईस्वी में बैटल ऑफ खांडवा में बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया और फिर 1529 में बनारस में अफगान और नुसरत शाह के आर्मी के साथ बैटल किया, लेकिन उसको निर्णायक जीत नहीं मिली। लेकिन बिहार में एक तरह से वेग सोवरेनिटी का क्लेम करके अफगान से एग्रीमेंट किया और बाकी का ईस्टर्न रीजन अफगान को सौंप दिया। और इस विक्ट्री के बाद बाबर को मालूम था कि सिर्फ इंडिया के रिसोर्स से ही एक शक्तिशाली साम्राज्य बना सकते हैं और उसे बेग्स को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन सेंट्रल एशिया में कुछ सिचुएशन के कारण उसे फिर से काबुल वापस लौटना पड़ा और फिर काबुल जाते वक्त ही बाबर की डेथ हो गई और फिर बाबर के लेगेसी को उनके बेटे हुमायूं ने आगे बढ़ाया, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यही दोस्तों, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ना सदासि नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् इमावरी वः कुह शर्मन्नं वः इमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था।